हेलो एवरीवन। मोहित स्टडी आई के सेंटर में आपका स्वागत है। मैं मोहित चक्रवेश आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूपी टेट में जो है पूछे जाते हैं। ध्यान रखिएगा 30 क्वेश्चन होंगे, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। यूपी टेट का जो पेपर जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं उसी तरीके के जो है क्वेश्चन को आधार बना करके जो है आज के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। अगर आप डेली पेपर्स लगाते हैं तो आपका जो है सिलेबस वैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मैं जो क्वेश्चंस देता हूं वो सिलेबस आधारित होते हैं, हर टॉपिक से क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस के बारे में सब कुछ जो है आपको जानकारी दी जाएगी। क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। जो क्वेश्चंस के बारे में बताया जाए कि ये इंपॉर्टेंट है उसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड किसी तरीके का इशू हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक जो है इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल से जो है आपको कंप्लीट यूपी टेट का जो है स्टडी मटेरियल मिलेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, चलिए अब देखिए पहला क्वेश्चन है विकास उत्पाद है। इसका मैंने एक बाकायदा एक टॉपिक बना के दिया था, थ्योरी वीडियो। विकास और वृद्धि होता क्या है, ये सब कुछ जो है आपको यहाँ पे थ्योरी से जो है कंप्लीट आपको वीडियो के आखिर में इसका लिंक भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा। तो विकास उत्पाद है किस चीज का? तो देखिए विकास जो होता है वो अधिगम और परिपक्वता का उत्पाद है। तो अधिगम का मतलब होता है लर्निंग और परिपक्वता का मतलब होता है मैच्योरेशन, मैच्योरिटी। ठीक है, तो जैसे जैसे आप कोई चीज सीखते हैं आप विकास की प्रक्रिया की तरफ बढ़ते हैं। आप जैसे जैसे आप मैच्योर होते हैं, उम्र आपकी बढ़ती है और उस संदर्भ में आपकी लर्निंग होती है तो आप विकास। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अधिगम परिपक्वता से संबंधित है, अधिगम विकास परिपक्वता से संबंधित है और विकास जो है अधिगम से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तित्व के मूल्यांकन की निम्न में से कौन सी विधि नहीं है? तो व्यक्तित्व पर्सनालिटी, अगर किसी के पर्सनालिटी का आप मूल्यांकन करना चाहते हैं तो इसमें से कौन सी नहीं? तो देखिए प्रश्नावली परीक्षण ये करेंगे आप उससे क्वेश्चंस पूछेंगे जिसे हम कहते हैं अक्सर पर्सनल इंटरव्यू। तो पर्सनल इंटरव्यू में यही तो होता है। तो ये तो एक व्यक्तित्व पर्सनालिटी का जो है मूल्यांकन होता है। ड्रॉ ए मैन, सर्वे परीक्षण और प्रक्षेपण परीक्षण, इनमें से जो आंसर है वो सर्वे परीक्षण का संबंध नहीं होगा। ड्रॉ ए मैन का मतलब होता है चित्र आरेखण और प्रक्षेपण का मतलब होता है प्रोजेक्ट टेस्ट। तो यहाँ पे जो सर्वे है जो है वो व्यक्तित्व के मूल्यांकन के लिए सर्वोच्च विधि नहीं मानी जाती है। यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन सी। कक्षा के अंदर बालकों के अधिगम पर सर्वाधिक प्रभाव दृष्टि गोचर होता है। देखिए क्लास के अंदर बालकों के अधिगम पर सबसे ज्यादा किस चीज का प्रभाव होता है? तो कक्षा का जो सामाजिक वातावरण है इसका होता है, या कक्षा का जो आर्थिक वातावरण इसका है, या फिर कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण, या कक्षा का अनुशासन। तो देखिए यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी। कक्षा में जो क्लासरूम में जो मनोवैज्ञानिक वातावरण होता है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक वातावरण बच्चे में जो है डर और अच्छाई का भाव पैदा करता है। अगर क्लास में डर का माहौल होगा तो कहीं ना कहीं बच्चों का जो है अधिगम प्रभावित होगा स्कूल के अंदर, है ना। टीचर जो है क्या करेगा, आत्मविश्वास भरने का प्रयास करेगा, प्रेरणा देगा, है ना, उनको जो है स्वयं से करके सीखने के लिए प्रोत्साहित करेगा। तो ये जो प्रभाव होते हैं ये बच्चों के अधिगम में सबसे ज्यादा प्रभाव डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है मनोविज्ञान। बहुत सारे बच्चे जो है सामाजिक वातावरण पे आंसर लगा रहे होंगे। यहाँ पे सामाजिक वातावरण अगर ये ऑप्शन ना दिया होता तो हम कह सकते थे कि सामाजिक वातावरण इंपॉर्टेंट है। क्लास में सामाजिक स्ट्रक्चर कैसा है, हो सकता है कि भेदभाव करते हो बच्चे एक दूसरे के साथ, तो ये भी बहुत हद तक जो है अधिगम को प्रभावित करता है। लेकिन यहाँ पे आंसर जो कि सी दिया हुआ है इसलिए आप इस सी को ही आंसर लगाइएगा। यूपी टेट का बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए थॉर्नडाइक ने बुद्धि के प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत दिया था? देखिए थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है वो अभ्यास सीखने का नियम दिया था इन्होंने। पहली बात अभ्यास का नियम, सीखने के नियम में क्या था कि भाई सबसे तत्परता दिखाइए किसी चीज में, अभ्यास डेली करिए और किसी चीज के प्रभाव में आकर के सीखना, ये तीन चीजें बताई थी। अब लेकिन अगर हम यहाँ पे बुद्धि शब्द आ जाए, थॉर्नडाइक ने बुद्धि की प्रगति प्रगति के विषय में जो है बात कही है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे जो आंसर देंगे वो है मल्टी फैक्टर थ्योरी, ऑप्शन यहाँ पे। तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि के प्रगति में संदर्भ में बहुशक्ति सिद्धांत मल्टी फैक्टर थ्योरी दी थी,
इसके शायद 3 पॉइंट्स आपने दिए थे, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, बस यही 3 पॉइंट्स आपसे एग्जाम में पूछेंगे। ठीक है, तो बहुशक्ति सिद्धांत थॉर्नडाइक के बुद्धि से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविश्लेषणात्मक का प्रतिपादक जो है कौन है? तो मन का विश्लेषण की बात कही थी, वो कही थी सिगमंड फ्रॉयड ने। इन्होंने मन को जो है डिफाइन किया था, अचेतन मन, है ना, अवचेतन मन, ईड, ईगो, है ना, सुपर ईगो, ये जो शब्द दिए गए हैं ये इन्होंने ही डिफाइन किया था। मैं इसका सिगमंड फ्रॉयड का मनोविश्लेषण सिद्धांत का एक कंप्लीट आपको वीडियो कल या फिर उसके नेक्स्ट डे जो है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी बातें हैं उसमें आपको जानने की जरूरत है एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसलिए ध्यान रखिएगा, उस वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा। फिलहाल के लिए आप याद रखिएगा, मन के विश्लेषण का अगर सिद्धांत की बात करें तो सिगमंड फ्रॉयड का नाम आपको याद रखना है। छात्रों के उचित विकास की दृष्टि से विद्यालय में किस चीज की आवश्यकता अधिक है? तो छात्र बच्चों के उचित विकास के लिए विद्यालय में खेल के मैदान की आवश्यकता हो, या विद्यालय में खेल का मैदान हो, अध्यापकों के लिए उचित व्यवस्था हो। यहां पे बच्चों के संदर्भ में पूछ रहा है तो अध्यापक का तो बात ही हटा दो, विद्यालय में अच्छा पुस्तकालय हो, इसका भी संदर्भ ज्यादा जो है तर्क संगत नहीं लग रहा है, विद्यालय में कक्षा जो है उचित हो। ठीक है, तो ये भी आनी है, तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए होगा। देखिए खेल के मैदान में बच्चे का जो है शारीरिक, मानसिक विकास, है ना, सामाजिक विकास, सब कुछ सुनिश्चित होता है। इसलिए हम कहते हैं कि भाई खेल जो होता है वो बच्चे के संपूर्ण सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे 6वें का आंसर होगा ऑप्शन ए। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, उचित संवेगात्मक संतुलन का अनिवार्य घटक है। तो उचित संवेगात्मक संतुलन, इमोशनल जो है बैलेंस बहुत जरूरी है आपके लाइफ में, हर व्यक्ति के लाइफ में, तो ये उसी के संदर्भ में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो संवेगात्मक घटना के प्रति अनुकूलन तथा सामाजिक नियमों के संदर्भ में अनुक्रिया, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। संवेगों के आधार पर जीवन में दुख, दर्द, प्रसन्नता के क्षणों का एहसास होना, या आत्मसम्मान की रक्षा हेतु तो आक्रामकता, या फिर सुनियोजित नियंत्रण, ताकि संवेग प्रत्येक कार्य में हस्तक्षेप ना करे। तो यहां पे जो जरूरी है कि संवेगात्मक घटना के प्रति आपका अनुकूलन होना चाहिए और सामाजिक नियमों के संदर्भ में अनुक्रिया होनी चाहिए। आंसर हो गया ऑप्शन ए। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी है? तो देखिए समाजीकरण एजेंसी की अगर हम बात करें तो दो हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। जो प्राथमिक होती है वो उसका घर होता है ना, उसके घर होता है, माता पिता होते हैं, ठीक है, जो प्राइमरी एजुकेशन देते हैं बच्चे का। तो यहाँ पे आंसर हो गया विद्यालय और मीडिया जो है द्वितीयक एजेंसी मानी जाती है। ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस जो है विचारक द्वारा किया जाता है? तो बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब होता है बच्चा जो है केंद्र में होता है, शिक्षा जो हो रही है बच्चे को केंद्र में रख करके हो रही। तो इसके जो विचारक थे वो जॉन डीवी थे। इन्होंने जो है, जॉन डीवी ने जो है प्रगतिशील शिक्षा का जो है वकालत की, मतलब एक तरीके से बाल केंद्रित शिक्षा को हम प्रगतिशील शिक्षा भी कह सकते हैं। प्रगति, इसको नोट कर लीजिए, प्रगतिशील शिक्षा की इन्होंने वकालत करी, ठीक है, या फिर जो सिद्धांत दिया। उसके बाद लैब जो है, लैब विद्यालय की संज्ञा दी कि भाई स्कूल जो होते हैं वो लैब आधारित होने चाहिए, मतलब जहां पे बच्चा स्वयं से चीजों को करके सीखे। तो बाल केंद्रित शिक्षा में होता क्या है भाई, बच्चा स्वयं से चीजों को सीखता है, स्वयं से जो है ज्ञान अर्जित करने का प्रयास करता है उसकी, ठीक है। तो यहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है। ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखना होगा, याद रखना, ठीक है। एरिक एरिक्सन का जो है मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था, एरिक एरिक्सन का जो सिद्धांत था मनोसामाजिक, और ये जो है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है। स्किनर का जो सिद्धांत है वो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है। तो यहां पे आंसर सीधा सीधा ऑप्शन बी पे चला जाता है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को एक गुणों को प्रदर्शित करता है? अब देखिए पियाजे जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, इसके सिद्धांत के तहत 4 चरण दिए थे।
4 चरण में ये पहला चरण है संवेदी प्रेरक अवस्था, ये दूसरा चरण है, ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये तीसरा चरण है और ये चौथा चरण है जिसे कहते हैं औपचारिक संक्रियात्मक चरण अवस्था कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो वस्तु स्थायित्व की बात हो रही है तो यहाँ पे आंसर आपको लगाना है संवेदी प्रेरक अवस्था जो कि पहला चरण है। ये अवस्था जो होती है 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है और इस अवस्था में क्या होता है, बच्चा जो है अपने इंद्रियों का प्रयोग करता है, सेंसेस के माध्यम से जो है लर्निंग करता है, सीखता है, जो भी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करता है वो सेंसेस के माध्यम से। जैसे भूख लगने पर रोने लगना, खुशी जाहिर होने पर पैर पटकना, हंसना, हाथ पैर मारना, है ना, और इस तरीके से जो है यहाँ पे बच्चा जो है करता है, ठीक है। वस्त स्थायित्व का मतलब होता है जब बच्चा 1.5 साल का 1 साल के अप्रॉक्सीमेटली हो जाता है तो बच्चे को लगता है कि चीज़ें जो पहले जहाँ रखी थी वो वस्तु वो चीज़ वहीं पे मिलेगी, आप हर बार उस चीज़ की तलाश वहीं पे करता है। तो वस्तु स्थायित्व के गुणों को प्रदर्शित कर रहा है ऑप्शन यहाँ पे सी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत जो है किस चीज पर बल देता है, तो हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। क्या? बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, ठीक है, मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी। इसके तहत इन्होंने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देते हैं, ठीक है। इन्होंने कहा था कि व्यक्ति की कोई एक बुद्धि नहीं होती, उसकी कई बुद्धियां हो सकती हैं, एक व्यक्ति में एक से अधिक बुद्धियां भी हो सकती हैं। तो कुछ 8 प्रकार की बुद्धि को डिफाइन किया था। वो 8 प्रकार क्या है आपको जान लेना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। एक तो कुछ लोगों में फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, कुछ लोग भाषा की समझ अच्छी होती है, जैसे राइटर्स जो होते हैं या न्यूज़ एडिटर होते हैं या लेखक जो होते हैं, है ना, शेर व शायरी करने वाला ये होते हैं। कुछ लोगों में दूसरों को जो है समझने की क्षमता अच्छी होती है, कुछ लोग अपने भावों को समझने की क्षमता होती है, ठीक है, कुछ लोग खाली स्थान को समझने की होती है, कुछ लोगों में जो है साइंस के प्रति जो है समझ अच्छी होती है। तो इस तरीके से जो है 8 प्रकार की बुद्धि को इन्होंने डिफाइन किया था, ठीक है। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी पर वर्षा होना सदा के लिए रुक जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के लिए जो है की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए आंसर इसका, देखिए इसका सही उत्तर है सृजनात्मक चिंतन। या तो सृजनात्मक चिंतन लिख लीजिए या तो इसे जो है अपसारी चिंतन भी लिख लीजिए, अपसारी जो है चिंतन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, देखिए ये सृजनात्मक चिंतन और अपसारी चिंतन होता क्या है पहले ये समझ लीजिए। इसमें क्या होता है कि एक ऐसा प्रश्न जिसके कई उत्तर दिए जा सकते हो। तो देखिए यहाँ पे पृथ्वी के वर्षा बंद होने पर, मतलब पृथ्वी पर अगर बारिश होना बंद हो जाए तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस जो है उसके परिणाम मिलेंगे। तो भाई एक तो परिणाम होगा कि खेती किसानी खत्म हो जाएगी, है ना, जीव जंतुओं के लिए जो पानी है जो तालाबों में इकट्ठा होता है वो खत्म हो जाता है, पूरा जो है इकोनो जो 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 स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, वो इन्वायरमेंट जो बना हुआ वो जो है हो जाएगा, पेड़ पौधे जो है सूखने लग जाएंगे। इस तरीके से हम बहुत सारे आंसर्स दे सकते हैं। तो आप जब आप बच्चों से क्वेश्चन पूछोगे तो इस तरीके से बच्चे कई आंसर देंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं वो उनके सृजनात्मकता को बढ़ाते हैं, क्रिएटिविटी को बढ़ाते हैं। और अपसारी चिंतन, ऐसे क्वेश्चंस को हम अपसारी प्रश्न कहते हैं और इस पे हो रही जो चिंतन होता है वो अपसारी चिंतन कहलाता है। तो यहाँ पे सी आंसर होगा, ठीक है। अब जैसे अभिसारी चिंतन क्या होता है, अपसारी चिंतन तो मैंने बता दिया। अभिसारी क्या होता है कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं जिसके सिर्फ केवल एक उत्तर हो, इसके अलावा और कोई उत्तर ना हो, तो वो होते हैं वैसे वाले प्रश्न जो होते हैं, ऐसे वाले जो है क्वेश्चंस पे जो चिंतन होता है, थिंकिंग होती है, वो अभिसारी होता है, अभिसारी। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन है, लिंग क्या है? तो देखिए लिंग एक जैविक संरचना है, याद रखिएगा जैविक संरचना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जेंडर क्या है? तो जेंडर जो है वो सामाजिक सामाजिक संरचना है, समाज बताता है कि जो है किस वर्ग को क्या करना है, तो ये जेंडर के संदर्भ में आंसर दिया जाता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही कंफ्यूजिंग रहता है, अक्सर बच्चे जो है इसको बहुत हल्के में लेकर के जो है इस चीज को ध्यान नहीं देते हैं और जो है गलत कर देते हैं, ठीक है। बाइगोस्की के अनुसार जो है बच्चे किस प्रकार सीखते हैं? तो बाइगोस्की जिन्होंने जो है सिद्धांत दिया था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, और सीखने के संदर्भ में इन्होंने कहा था कि भाई बच्चा तभी सीखता है जब समाज और संस्कृति के साथ तालमेल बिठा करके उनके साथ परस्पर अंतः क्रिया करता है। तो बस हमें यही आंसर देखना है। पुरस्कार के लिए प्रयास करके और दंड से बचकर सीखना नहीं,
यहाँ पे कोई सामाजिकता और सांस्कृतिक शब्द से कोई संबंध नहीं है इसका। प्रतियोगिताओं के द्वारा, उद्दीपन प्रतिक्रिया के अनुबंधन करके, साथियों के साथ बातचीत करके, मतलब यहाँ पे सामाजिक जो है हो रहा है कि नहीं अंतःक्रिया। भाई जब दो चार पांच लोग 10 लोग जो है सामाजिक अंतःक्रिया करते हैं तो इससे जो है एक दूसरे को चीज़ों को जो है सीखते हैं, एक दूसरे की हाव भाव एक्सप्रेशन हो, उसने क्या कहा हो, ये सब चीज़ें वो सीख जाते हैं। ठीक है, और ये बिल्कुल पूर्ण रूप से तर्क संगत बात है। तो आंसर यहाँ पे डी आंसर लगाना है। केंद्रमुखी विकास का नियम संदर्भित, देखिए विकास के जो डायरेक्शन के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो केंद्रमुखी की बात अगर हम बात करें तो जिसे कहते हैं केंद्रमुखी कह लीजिए या फिर समीप समीप दूराभिमुख सिद्धांत भी कह सकते हैं। तो इसे दो तरीके से आप देख सकते हैं, समीप दूराभिमुख सिद्धांत या केंद्रमुखी जो है नियम। तो यहां पे क्या होता है, समीप दूराभिमुख जिसे कहते हैं प्रॉक्सी मोडिस्टल, इंग्लिश में नाम याद रखना। तो विकास की जो डायरेक्शन होता है वो दो डायरेक्शन में होता है। एक तो सर से पैर की ओर होती है जिसे हम सेफेलोकॉडल कहते हैं, और एक केंद्र अभिमुख, मतलब शरीर के जो है केंद्र से शुरू होती है और बाहरी अंगों की तरफ बढ़ती है, मतलब छाती के से जो है हाथ की उंगली की तरफ जो है ये जो है विकास का जो है नियम बताया जा रहा है। ऑप्शन यहाँ पे बी आपको देखना है। ठीक है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत इनसाइड थ्योरी का प्रवर्तक जो है कौन माना जाता है? तो अंतर्दृष्टि जो सिद्धांत है ये सिद्धांत दिया था कोहलर ने, और इस सिद्धांत पर जो है इन्होंने जो है टेस्ट किया था, किस पर? चिंपैंजी पर टेस्ट किया था। किस पर? चिंपैंजी पर, जिसका नाम था सुल्तान। ठीक है, तो जिसका नाम सुल्तान था इस पर इन्होंने टेस्ट किया था, ये बात भी आपको याद रखना है। स्मृति मापने हेतु सरलतम प्रणाली प्रयुक्त की गई है। तो किसी व्यक्ति की स्मृति अगर उसकी याददाश्त नापना है तो सबसे जरूरी है कि चीजों की पहचान करना। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। पुनः याद दिलाना अभ्यास और आवृत्ति से संबंधित नहीं है, ऑप्शन यहाँ पे सी ज्यादा सही जवाब होगा, रिकॉग्निशन। ठीक है, 19वां क्वेश्चन है, टीचर को कक्षा शिक्षण के दौरान इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि, अब किस बात पर ध्यान रखना चाहिए? तो बच्चा जो है प्रसन्नता पूर्वक पढ़े, ये बात बिल्कुल जरूरी है कि भाई बच्चा आपकी क्लास में बहुत ही एक्टिव हो और बड़ा एनर्जेटिक टाइप का हो, प्रसन्न रहे। ठीक है, जब प्रसन्न रहेगा तो इसका चीजों में पढ़ने में इंटरेस्ट रहेगा। कोई बच्चा इधर उधर ज्यादा ध्यान न देता हो, बात भी बहुत जरूरी है। पाठ पढ़ाने का कार्य जो है कालांश के समय में पूरा हो जाए, ये भी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे आंसर जो है डी आंसर जो है लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, पावलाव ने जो है प्रसिद्ध जो है अनुबंधन का प्रयोग जो है किस पर किया था? तो पावलाव ने जो प्रसिद्ध अनुबंधन का जो प्रयोग किया था वो किस पर किया था? तो 20वें का जो आंसर है वो है कुत्ते पर, ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। पावलाव का जो सिद्धांत था वो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत था, जिसे हम क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं, और इन्होंने टेस्ट किया था कुत्ते। भाई कुत्ते को जो है घंटी बजा करके उसकी प्रतिक्रियाओं को देखते थे, घंटी बजाते थे, कुत्ता कोई रिएक्ट नहीं करता था, फिर धीरे 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 घंटी से जो है दौड़ा दौड़ा चलाता था, फिर घंटी के माध्यम से जो है 2 घंटी बजी तो खाना खा लेता था, 1 घंटी बजी तो खाने के लिए तैयार रहता था, लार गिराता था, यही यहाँ पे जो है बात कही गई है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए इसका सही जवाब होगा। बुनियादी शिक्षा में जो है क्या होता है? तो बुनियादी शिक्षा में शिक्षा का आधार आर्थिक है, या शिक्षा जो है ज्ञानेंद्रियों के द्वारा दी जाती है, या हस्तशिल्प को प्रधानता दी। तो बुनियादी शिक्षा में हस्तशिल्प जो है क्रियाओं को ज्यादा महत्व दिया जाता है। यहाँ हस्तशिल्प का मतलब होता है करके सीखने पर ज्यादा जोर दिया जाता है, और ये बुनियादी शिक्षा की वकालत किसने करी थी? तो महात्मा गांधी ने जो है बुनियादी शिक्षा की वकालत करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां क्वेश्चन है, वैदिक काल में शिक्षा का सर्वोच्च जो है उद्देश्य क्या था? तो देखिए वैदिक काल में जो शिक्षा दी जा रही थी वो ज्ञान देने और जीविकोपार्जन और नैतिक विकास तो हम मान सकते हैं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आंसर है मोक्ष की प्राप्ति। ऑप्शन यहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति ज्यादा तर्कसंगत आंसर है, ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है कौशल शिक्षण कौशल का उदाहरण है? तो कौन सा कौशल शिक्षण कौशल का उदाहरण है? टीचिंग स्किल्स का उदाहरण है। तो प्रश्न पूछना बिल्कुल सही बात है, प्रश्न जो है बच्चों को जो है मोटिवेट करता है किसी चीज के बारे में जानने के लिए। ठीक है, विन्यास प्रेरणा,
तो विन्यास का प्रेरणा का मतलब होता है कि सेल्फ इंडक्शन होता है, जिसमें छात्रों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। पुनर्वलन, पुनर्वलन का होता है री इन्फोर्समेंट। इसमें क्या होता है, बच्चों को सकारात्मक व्यवहार के लिए जो है प्रेरित किया जाता है। तो यहाँ पे तीनों ही पॉइंट सही है, ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही जवाब होगा। जो बातें मैंने लिखी है बताई है ना कि विन्यास प्रेरणा क्या होता है, पुनर्वलन या री इन्फोर्समेंट क्या होता है, इसका अर्थ लिख लिया करना, ये बहुत काम की चीजें हैं। जैसे विन्यास प्रेरणा में मैंने बताया कि बच्चों का जो ध्यान है आकर्षित किया जाता है, कि आप कैसे जो है बच्चे आकर्षित रहें आपकी तरफ, है ना, आपके बातों पर ध्यान दें। तो ये होता है सेट इंडक्शन होता है। और री इन्फोर्समेंट में क्या होता है, हम सकारात्मक व्यवहार अपनाते हैं बच्चों को, जैसे पॉजिटिव अप्रोच में मतलब कि अगर सही उत्तर दोगे तो हम टॉफी देंगे, इस तरीके से चीजों के लिए जो है किया जाता है। ठीक है, त्रिभागा सूत्र में अभिप्राय है, तो त्रिभागा सूत्र का क्या मतलब है। तो देखिए, जो एजुकेशन जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है भाई, पहली पॉलिसी 1968 में थी, अब 2020 में है। 2020 में जो है त्रिभागा सूत्र की बात कही गई है। तो स्कूल स्तर पर 3 भाषाओं पर शिक्षण दिया जाए, यही है। तो 3 भाषा कौन सी है, तो एक तो पहली बात तो मातृभाषा है, दूसरी हिंदी भाषा है, और तीसरी जो जो जरूरी है अंग्रेजी। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरीके से हम कहें तो मातृभाषा को भी जो है महत्व प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, किस विधि से छात्र स्थायी जो है अधिगम करते हैं। तो भाई देखिए, जब बच्चा स्थायी, जब आप कोई चीज स्वयं से करके सीखते हैं, जैसे अधिगम का मतलब होता है लर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पे तो स्थायी लर्निंग क्या होता है, जब हम स्वयं से चीज को कार्य को करते हैं। जैसे आप गाड़ी चलाना सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब में वीडियो देख करके तो सीख नहीं पाओगे, उसके लिए आपको खुद चलाना पड़ेगा। वही यहाँ पे बात कही गई है। ठीक है, मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको पेन पेंसिल का प्रयोग करना पड़ेगा, आपको राइटिंग स्किल सुधारने के लिए आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्थायी अधिगम आप करना चाहते हैं तो स्वयं से करके सीखने के ज्यादा जोर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में जो है श्याम पट्ट का प्रयोग करते समय, मतलब ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करते समय निम्न में से किस बिंदु पर ध्यान रखना चाहिए। भाई एक तो पहली बात तो स्पष्ट और लिखा जाना चाहिए। खाका सीखने समय जो है विभिन्न रंगों की चाक का प्रयोग करना चाहिए। भाई बच्चों के संदर्भ में हमें आंसर देखना है। तो अगर हमने पढ़ा रहे हैं ए फॉर एप्पल, और अगर हमने एप्पल बनाया, ठीक है, माफ कीजिएगा, एप्पल तो वाहियात है, लेकिन ठीक है, एप्पल आपने बनाया तो इसको रेड कलर से कलर कर दीजिए ताकि बच्चे समझ सके, है ना। तो यहाँ पे उसी सीधी रेखा में खींचना है, इधर टेढ़ी मेढ़ी, मतलब राइटिंग का सही होना। तो आंसर हो गया ऑप्शन डी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था मेरे ख्याल से। एक बालक अपने प्रश्न पर आंशिक रूप से सही उत्तर देता है, मतलब उससे कोई क्वेश्चन हुआ था तो उसे उसने एक थोड़ा सा आंसर दिया, सही दिया, आंसर दिया, है ना, पूरा आंसर नहीं बता पाए। इस प्रकार की स्थिति में आप क्या करेंगे। तो भाई देखिए, अगर बच्चा आंशिक रूप से भी प्रेरित है और आंशिक रूप से जो है क्वेश्चंस के आंसर दे रहा है, तो हम उसकी सराहना करेंगे, ना पर उसकी ध्यान देंगे, हिदायत देंगे, डांटेंगे। डांटेंगे क्या होगा, तो डांट दोगे ना तो फिर वो अगली बार से वो आंशिक रूप से जो उत्तर दे रहा है वो भी देना बंद कर देगा, क्योंकि उसके अंदर डर बैठ जाएगा कि अगर दूंगा तो सर डांटेंगे। तो यहाँ पे बच्चे की सराहना करनी है, उसे और जो है मतलब प्रेरणा देना, उसके अंदर आत्मविश्वास भरना है। ठीक है, 28वां क्वेश्चन है, सामाजिक संचार में चुनौतियां जो है किसमें स्पष्ट होती है। तो सामाजिक संचार में जो चुनौतियां होती हैं, सामाजिक संचार मतलब जब हम 4 लोग आपस में बैठते हैं तो बातें करते हैं ना, तो वही सामाजिक संचार की बात है। उसमें चुनौती कैसे होगी, तो यहाँ पे स्वलीन क्रम विकार में होगी। अगर बच्चा ऑटिज्म से पीड़ित है, ऑटिज्म से प्रेरित बचला जो बच्चा होता है उसको सामाजिक संचार में दिक्कत होती है, क्योंकि वो ज़्यादा जो है उसकी जो है मतलब लोगों के साथ उठना बैठना उसको अच्छा नहीं लगता, है ना। वो अकेले जो है रहता है चुपचाप, किसी भी शोर शराबा से जो है एकदम से उत्तेजित हो जाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, बाइगोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं। तो मैंने आपको बाइगोस्की तो पूरा कंप्लीट टॉपिक भी मैंने बना के दे दिया, जहाँ पे हमने आपको बताया कि बाइगोस्की का जो है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। ठीक है, बच्चा जो सीखता है वो समाज और संस्कृति के दायरे में उसके साथ परस्पर अंतः क्रिया से सीखता है, मतलब तालमेल जब मेल जोल होता है ना, उससे सीखता है। और बच्चे बातचीत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो 3 तरह की चीज़ें यूज करते हैं, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच। ठीक है, ये बात यहाँ समझ गए। तो 29वें का देखिए आंसर क्या है, तो जब बच्चा स्वयं से बात कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो अपने विचार और आत्म नियमन, है ना,
में सहायता के लिए जो है इस तरीके से हरकत कर रहा है। ठीक है, तो आंसर हो गया ऑप्शन ए, यहाँ पे सही आंसर होगा। अपनी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करता है अपने से बातचीत करके। हम लोग भी अक्सर ऐसा करते हैं कि जब कि हम किसी गंभीर समस्या में उलझे होते हैं, तो हम लोग स्वयं से अपने जो है बात करते हैं, शीशे के सामने खड़े होकर बात करते हैं, या पर्सनल इंटरव्यू देने जा रहे हैं तब हम लोग बात करते हैं। तो ये जो है अपनी समस्याओं का जो है सुलझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है, वैयक्तिक जो है विभिन्नता का अर्थ होता है कि दो व्यक्ति क्या होते हैं? व्यक्ति, देखिए वैयक्तिक विभिन्नता का अर्थ होता है कि दो व्यक्ति जो है शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से दोनों रूपों में अलग हैं। आंसर हो गया ऑप्शन सी, केवल शारीरिक रूप कह देना, केवल मानसिक रूप कह देना, उपरोक्त में से आंसर हो गया यहाँ पे सी ही बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार के आपको यूपी टेट में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही है, धन्यवाद।